सो हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में। ठीक है। साल 1915 में अल्फ्रेड वेगनर, जो एक फेमस ज्योग्राफर थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में लोगों को बताया। क्या थी ये थियरी और क्या कहते थे अल्फ्रेड वेगनर? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनकी पोजीशंस ऑलमोस्ट हमें पता है। एक तरफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और एक तरफ एशिया, यूरोप, उसके नीचे अफ्रीका, फिर और नीचे जाइए और ईस्टर्न साइड में जाइए तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, उसके नीचे अंटार्कटिका। लेकिन क्या ये सारे कॉन्टिनेंट्स शुरुआत से ही इसी पोजीशन में थे? नहीं। जवाब ये है कि शुरू से ही ये इस पोजीशन में कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। तो फिर कैसे थे? अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया कि 250 मिलियन ईयर्स अगो, पर्मियन एज में, वो जो एज था आज से 250 मिलियन साल पहले, उसे पर्मियन एज कहते हैं। और उस समय एक सिंगल लैंडमास हुआ करता था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, और उस सिंगल लैंडमास को हम पैंजिया कहते हैं। ठीक है। सो देयर वाज ओनली अ सिंगल कॉन्टिनेंट 250 मिलियन ईयर्स बिफोर व्हिच वाज कॉल्ड पैंजिया। The water body surrounding Pangaea was called Panthalassa. तब बहुत सारे ओशंस भी नहीं थे, जैसे आज पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है। एक सिंगल वाटर बॉडी था विच वाज सराउंडिंग दिस सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, और इस वाटर बॉडी को पैंथालसा कहते थे। सो जो भी बच्चे पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, दे हैवंट गॉन थ्रू एनी टेक्स्ट बुक, तो वो इन नाम को अच्छी तरह याद रखें, पैंजिया और पैंथालसा। ठीक है। एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम पैंजिया कहते हैं, और एक सिंगल वाटर बॉडी था जो इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करता था, और उसे पैंथालसा कहते हैं। ठीक है। ये बातें हो रही हैं 250 मिलियन साल पहले की, जिसे पर्मियन एज कहते हैं। तो भाई ठीक है, पहले तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर क्या हुआ? कैसे आज हमारे पास इतने कॉन्टिनेंट्स हैं और उनकी पोजीशंस जो है, ये सब कैसे हुआ? इसी के बारे में अल्फ्रेड वेगनर आगे बात करते हैं, और ये कहते हैं कि इस एज के बाद, यानी पर्मियन एज के अराउंड 100 मिलियन ईयर्स के बाद, ये जो बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, इट ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है। ये टूट गया 2 टुकड़ों में, और इसके नॉर्दर्न हिस्से को कहा गया लॉरेंशिया, और इसके सदर्न हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है। सो द सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक इनटू 2 कॉन्टिनेंट्स, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना लैंड। और इनके टूटने के बाद अगर आप इस स्लाइड में देखो तो पहली जो इमेज है उसमें आप देख सकते हो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है पैंजिया, लेकिन दूसरे ही फिगर में आप देखो जो 100 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है कि लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड बनते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट वाज कॉल्ड लॉरेंशिया एंड सदर्न पार्ट वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, और उनके बीच में एक सी बन जाता है, क्योंकि जब दो लैंड मासेस एक दूसरे से ड्रिफ्ट करके एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच में एक वाटर बॉडी क्रिएट होता है, और उसे नाम दिया जाता है टेथिस सी। ठीक है। लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सी का फॉर्मेशन होता है, और ये सब चीजें कब होती हैं? आज से 150 मिलियन साल पहले। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? अब हमने देखा कि लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड बन गए हैं, जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो टूट जाता है, और हमें 2 कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, उनके बीच में टेथिस सी बन जाता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों? अगर आप ये 4 इमेजेस देखो तो आपको पता चलेगा, एक समराइज्ड वे में आपको पता चलेगा कि काफी लंबा समय लगता है जो ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स की पोजीशंस होती है, ये कोई साल, 2 साल या 100 साल या 500 साल में भी नहीं होता, बट कि दे टेक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। और आज जो हम देख रहे हैं अर्थ टुडे, ये आप चौथी इमेज में देखो, आज हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो बात आगे करते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर क्या कहते हैं। ये जो 2 लैंड मासेस हमने देखा, Laurentia and Gondwana land. So these 2 land masses further divided into more continents. ठीक है। यानी कि ये जो continents के ब्रेक करने का सिलसिला होता है, ये चलता रहता है over the period of time. ठीक है। So the 2 land masses further divide into more continents, and these continents, these newly formed continents, gradually drift apart and come to present situation. यानी कि ये फिर से टूटते हैं और फिर से एक दूसरे से अलग होकर ड्रिफ्ट करते हैं, और ड्रिफ्ट करते करते ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ टाइम ये आज के प्रेजेंट सिचुएशन में आकर हमें कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है। सो इफ यू सी द 4th इमेज, आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग, आज हमें हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है। अगर आप दूसरी इमेज देखो तो इसमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये मिलकर गोंडवाना लैंड बनाते हैं। ठीक है। दूसरी इमेज में अगर आप देखो तो गोंडवाना एक्चुअली इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय साउथ अमेरिका,
उसके बाजू में आपको अफ्रीका दिखेगा, फिर उसके बाजू में आपको मेडागास्कर और इंडिया दिखेंगे, और इंडिया से ही लगा हुआ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और सबसे नीचे आपको अंटार्कटिका दिखेगा। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स मिलकर पहले गोंडवाना लैंड था। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको लॉरेंशिया दिखेगा, उसमें आपको यूरोप से लगा हुआ जो यूरेशियन प्लेट है उससे लगा हुआ आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा। तो ये क्या हुआ कि ये फर्दर टूटे, इनमें फिर से जो ब्रेकिंग हुआ, जो क्रस्ट था वो फिर से टूटा, और हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स थर्ड इमेज में आप देखो तो दे आर टेकिंग शेप्स एक्चुअली। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ऑल दीज आर टेकिंग प्लेसेस इन 100 मिलियन ईयर्स अगो टाइम। तो एक चीज आप नोटिस करो, इंडिया जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करता था। आज 100 मिलियन साल पहले जो हमारा इंडिया था वो सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ करता था। एंड एक्चुअली इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ये टूटकर फिर धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया, और फिर इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और इसलिए आज हमें इंडिया कहां दिखता है, एशिया का एक पार्ट बना हुआ दिखता है। सो दिस इंडियन प्लेट एक्चुअली, आप थर्ड पॉइंट देखो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ब्रोक इनटू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विच ड्रिफ्टेड अपार्ट, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटने के बाद इंडियन प्लेट जो है वो ड्रिफ्ट होता हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आया, एंड इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, अगर आप इस इमेज में देखो तो मैंने क्या कहा था, लॉरेंशिया और गोंडवाना के बीच में टेथिस सी था, ठीक है। सो आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक्चुअली टेथिस सी था, बट इंडिया जैसे जैसे ड्रिफ्ट होता गया और आकर कोलाइड हुआ यूरेशियन प्लेट में, तो इनके बीच में जो टेथिस सी था वो सबमर्ज हो गया, और फिर फर्दर कोलिजन की वजह से उस ओशन का जो सबमर्ज्ड पार्ट था वो ऊपर आया, एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स व्हिच वी कॉल टुडे एज हिमालयास, ठीक है। तो हिमालयास का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और बीच में जो टेथिस सी था उसका जो सबमर्ज्ड पार्ट था, ठीक है, उसका जो अंडरलाइन पार्ट था, जो सी बेड था, वो उस कोलिजन की वजह से ऊपर आया, और इसी की वजह से फोल्ड माउंटेन्स जो है हिमालयाज, उनका फॉर्मेशन हुआ। और इसीलिए आज भी जो है हिमालय एक यंग माउंटेन्स है, और आज भी उनका ग्रोथ हो रहा है। वहां के रॉक्स को और माउंटेन्स को, पीक्स को अगर आज भी जाकर स्टडी किया जाता है तो ये पाया जाता है कि जो रॉक्स हैं दे एक्चुअली बियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी फ्लोर रॉक्स, ठीक है। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो रॉक्स हैं उनका कैरेक्टर जो है दे आर सिमिलर टू द रॉक्स फाउंड ऑन द सी बेड, ठीक है। तो दिस इज द एविडेंस दैट द टेथिस सी, द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ टेथिस सी came upwards and gave rise to the formation of Himalayas. तो वेल ये इंडिया कैसे टकराया यूरेशियन प्लेट से, हमने ये देखा, और दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो द लास्ट पॉइंट इज सबमर्ज्ड फ्लोर ऑफ टेथिस सी केम अप टू फॉर्म माउंटेन रेंज ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने बच्चों की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी, कैसे अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो धीरे धीरे फॉर्म हुए, एंड दे ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम वन सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया। इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बने, दे ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, और स्लोली जाके आज हमें हमारे कॉन्टिनेंट्स के प्रेजेंट फॉर्म दिखते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन काफी सारे लोगों थे जिन्होंने चैलेंज किया अल्फ्रेड वेगनर को कि आपने कैसे ये कहा कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो पहले एक साथ थे और फिर ये ब्रेक हुए एंड देन दे ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसका रीजन क्या था, व्हाई डिड दे ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या कारण था कि वे ड्रिफ्ट हुए। अल्फ्रेड वेगनर ने बहुत सारे रीजंस दिए इसके। जो पहला रीजन था वो उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जैसे टाइड्स हमारे ओशंस में क्रिएट होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। तो उन्होंने कहा कि ये जो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स हुआ ये भी सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुआ, लेकिन इसे लोगों ने नहीं माना, और ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन और मून इतने स्ट्रांगली एक्ट नहीं करते हैं अर्थ पे कि उससे एक बड़ा सा लैंड मास ड्रिफ्ट हो जाए। तो फिर उन्होंने कुछ और रिसर्च किया, स्टडी किया, और दूसरा रीजन उन्होंने दिया पोलर फ्लीइंग फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, और कोई भी स्फीयर जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है सो इट क्रिएट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि इट एक्ट्स आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट करता है। और अल्फ्रेड वेगनर ये कहते थे कि ये जो आउटवर्ड फोर्स है इसकी वजह से कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट हुए और वो एक दूसरे से अलग हो गए।
लेकिन इसका भी कुछ ठोस एविडेंस नहीं था उनके पास। और फिर उन्होंने तीसरी बात कही कि व्हेन कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर फिट एग्जैक्टली। ठीक है, ये बात तो सही है, अगर आप सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ फिट करो, जो कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं, आप पहली इमेज को देखो, सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर आप फिट करो तो एक साथ ये एक पूरा लैंड मास बन जाता है। तो ये भी एविडेंस उन्होंने लोगों के सामने रखा कि भाई इन सबको फिट करो तो एक कॉन्टिनेंट बन जाता है, इसका मतलब कभी तो ये साथ में थे। फोर्थ पॉइंट इज फॉसिल एविडेंस, दैट इज रिच कोल डिपॉजिट्स इन साइबेरिया एंड यूएस कनाडा एरिया। अब देखिए, ये एक काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, और मैं शॉर्ट में बताता हूं कि जो वर्ल्ड के सबसे रिच कोल रिजर्व्स हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो साइबेरिया में पाए जाते हैं या फिर यूएस के नॉर्दर्न पोल के पास के जो एरियाज हैं वहां पाए जाते हैं। ठीक है, यूएस कनाडा एरिया में। लेकिन ये जो एरियाज हैं यहाँ पे आज के तारीख में, आज के डेट में, ये हमेशा स्नो कवर्ड यानी कि बर्फ से ढके हुए होते हैं। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? कोल का फॉर्मेशन तभी होगा जब एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होगा वो सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, वो अर्थ के अंदर सबमर्ज हो जाए और फिर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो दे डिकम्पोज एंड दे फॉर्म इनटू कोल्स। ठीक है, तो साइबेरिया अगर ऐसा ही होता, अगर हमेशा बर्फ से ढका होता, तो उसके ऊपर कभी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं होते, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं होते तो भाई कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसका मतलब साइबेरिया के ऊपर कभी ना कभी तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, और ये तभी पॉसिबल है जब साइबेरिया यहां ना हो, बल्कि वो कुछ ऐसे एरिया में हो जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो पाए। यानी कि साइबेरिया का क्लाइमेट हमेशा से ऐसा नहीं था, और अगर ऐसा है तो साइबेरिया वाज नॉट एट द पोजीशन विच इट इज एट नाउ, ये कहीं और था, और स्लोली स्लोली अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ड्रिफ्ट होने की वजह से ये यहाँ पे आया, और फिर इसका जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया, यहाँ पे बर्फ बन गई। लेकिन जो अंदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो उसके अंदर सबमर्ज हुए थे, उनके डिकम्पोजिशन की वजह से जो कोल फॉर्म हुआ वो आज हमें मिलता है। सो दिस वाज वन एविडेंस व्हिच अल्फ्रेड वेगनर पुट इन फ्रंट ऑफ पीपल। पांचवा पॉइंट क्या है कि रॉक एंड माउंटेन कोरिलेशन, रॉक्स ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड कनाडा। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने एक और काम किया, वो उन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की कोस्टलाइन पे जाके रॉक्स को स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड की कोस्ट पे जो रॉक्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम है उन रॉक्स से जो कनाडा के कोस्टलाइन पे पाए जाते हैं। सो हाउ इज दिस पॉसिबल कि ऐसे माउंटेन रेंजेस या ऐसे रॉक्स जो कि कनाडा के कोस्ट पे पाए जाते हैं, वही रॉक्स हमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड की कोस्ट पे भी मिलते हैं? इसका मतलब कभी ना कभी तो ये साथ रहे होंगे। ठीक है, ये जो लैंड के हिस्से हैं ये कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे, और फिर एक दूसरे से ड्रिफ्ट होने की वजह से दोनों के कोस्ट पे हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ एविडेंसेस थे जो अल्फ्रेड वेगनर ने लोगों के सामने रखे। उन्होंने कुछ ऐसे रेप्टाइल्स के भी फॉसिल्स को स्टडी किया, और पाया कि जो उनके फॉसिल्स हैं उससे उन्हें पता चला कि सेम रेप्टाइल्स, सेम स्पीशीज आर फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड ऑल्सो ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राजील। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक साथ होंगे। ठीक है, आप अगर पहली इमेज में देखो तो साउथ अमेरिका का कोस्ट जो है और अफ्रीका का कोस्ट जो है वो एक्चुअली एक सिंगल लैंड मास था। ठीक है, और धीरे धीरे टूटने की वजह से साउथ अमेरिका कहीं और चला गया, अफ्रीका कहीं और चला गया। लेकिन आज भी जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं बहुत सारे स्पीशीज के, वो साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में सेम स्पीशीज के फॉसिल्स मिलते हैं, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि साउथ अमेरिका अगर उसी जगह होता जो कि आज हमें दिखता है, और फिर रेप्टाइल्स जो वहां स्पीशीज जो इवॉल्व होते हैं वही हमें अफ्रीका में भी मिले, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा सा वाटर बॉडी है। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई स्पीशीज जो कि फ्लाई नहीं कर सकता है, जो कि उड़ नहीं सकता है, स्विम नहीं कर सकता है, वो साउथ अमेरिका से अफ्रीका आ जाए और यहाँ भी उसकी स्पीशीज डेवलप हो जाए। सो इट मीन्स कि कभी ना कभी तो ये दोनों कॉन्टिनेंट एक साथ रहे होंगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एविडेंसेस व्हिच अल्फ्रेड वेगनर गेव, और उन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने की कोशिश करी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैं यहां से लेकर आया हूं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट में कि ड्रॉबैक्स क्या थी इस थ्योरी की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या ड्रॉबैक्स थी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वेगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ड्रिफ्ट बिगेन ओनली इन मेसोजोइक एरा एंड नॉट बिफोर। ये बिल्कुल ही सही पॉइंट है कि एक खास टाइम फ्रेम में ही क्यों आकर जो अर्थ के कॉन्टिनेंट्स हैं ये टूटना शुरू हुए और ड्रिफ्ट करना शुरू हुए, उसके पहले ये क्यों नहीं हुआ? तो क्या चेंजेस आए थे अर्थ पे, या क्या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ये वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट है द थियरी डजंट कंसीडर ओशंस। ठीक है, इन्होंने सिर्फ लैंड के बारे में बात की कि भाई कॉन्टिनेंट्स ऐसे टूटे और ऐसे ड्रिफ्ट हुए, ओशंस के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि वहां पे जो ओवर द ईयर्स चेंजेस आए वो क्यों आए। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है इनकी थियरी में।
तीसरा पॉइंट है फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एंड टाइडल करेंट्स आर टू वीक टू बी एबल टू मूव कॉन्टिनेंट्स। ये बिल्कुल सही बात है कि सन और मून की ग्रेविटी को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो कि उनकी वजह से अर्थ पे कुछ इतना बड़ा चेंज आए कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएं और दे ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फोर्थ पॉइंट जो है प्रूव्स हेवीली डिपेंड ऑन assumptions दैट आर हाईली जनरलिस्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो एविडेंसेस थे इनके पीछे कोई कोई साइंटिफिक एविडेंस, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं थे, और कुछ कलेक्ट किया हुआ डेटा या फिर कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स नहीं थे। ठीक है, ये सब बहुत ही जनरलिस्ट सी थ्योरी लगती हैं जिनको उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ वो सपोर्ट नहीं कर पाए। सो दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि जो ये थ्योरी थी जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1915 में, तो इसके बाद जो थियरीज आई जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरीज हैं और आज की डेट में एक्सेप्टेबल हैं, वो भी इस बात को मानती हैं कि पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही साथ थे, और जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया कहा था। तो इस बात को आज भी माना जाता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था और उनके टूटने के बाद ही धीरे धीरे ये सारे कॉन्टिनेंट्स बने। सो इन अ वे अल्फ्रेड वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज अ माइलस्टोन इन द स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और इसे एक फाउंडेशन मानकर आगे की थ्योरीज को बनाया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।